दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्योदय का रंग क्या होता है, तो कोई कहेगा सुनहरा, कोई लाल और कोई धूसर। लेकिन क्या सच में सूर्योदय का कोई रंग होता है? जवाब है नहीं। रंग सूर्योदय का नहीं, बल्कि उसे देखने वाली आंखों का होता है, उसे देखने वाले दृष्टिकोण का होता है। और यही बात यूपीएससी के इस निबंध सत्य का कोई रंग नहीं होता है का मूल संदेश है। आज मैं आपको इस निबंध को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप इसे केवल याद ना करें, बल्कि समझकर लिख सकें। सबसे पहले शीर्षक का अर्थ समझते हैं। यहाँ सत्य का अर्थ है जो वस्तुनिष्ठ हो, प्रमाण आधारित हो और व्यक्ति, जाति, धर्म, लिंग, विचारधारा या सत्ता के अनुसार न बदले। वहीं रंग का अर्थ है पूर्वाग्रह, स्वार्थ, विचारधारा, अहंकार और पहचान। इसलिए इस निबंध का केंद्रीय विचार है कि सत्य कभी नहीं बदलता, लेकिन मनुष्य अपनी दृष्टि से उस पर रंग चढ़ा लेता है। अब प्रस्तावना की बात करते हैं। अब प्रस्तावना कैसे लिखनी है? सीधे परिभाषा मत लिखिए। शुरुआत मैंने जो की है वह दो चित्रकारों की कहानी से की है। दोनों ने एक ही सूर्योदय बनाया, लेकिन एक ने सुनहरा और दूसरे ने धूसर। गांव वाले बहस करने लगे कि सही कौन है। तब एक वृद्ध बोला, सूर्योदय का कोई रंग नहीं होता, रंग तो देखने वाला की आंखों में है। इसके बाद दूसरी कहानी से शुरुआत करते हुए मैंने लिखा, पांच अंधे और हाथी की कहानी। सभी ने हाथी का अलग अलग हिस्सा छुआ, सबने अपने अनुभव को ही सत्य मान लिया। यहीं से थीसिस निकली तीसरे पैराग्राफ में कि सत्य एक है, लेकिन उसे देखने के हमारे दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। दोस्तों, अब मैंने आगे बढ़ते हुए चर्चा करी है निबंध के मुख्य भाग की, और मैंने इसी आधार पर संरचना को भी तैयार किया है। अब इस निबंध के मुख्य भाग में सबसे पहले उन उदाहरणों की चर्चा करेंगे जहां सत्य वास्तव में रंगहीन दिखाई देता है, जैसे कि विज्ञान के आयाम में गैलीलियो। दोस्तों, गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चर्च ने उसका विरोध किया, लेकिन पृथ्वी ने कभी किसी से अनुमति नहीं मांगी। इसका अर्थ है कि विज्ञान का सत्य किसी धर्म या सत्ता से नहीं बदलता। इसके बाद मैंने वन अधिकार अधिनियम का उदाहरण दिया। जंगल ने कभी आदिवासी की जाति या धर्म नहीं पूछा। फिर पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण दीजिए। भारत में भी वही, अमेरिका में भी वही। गणित का सत्य कभी धर्म या राष्ट्र के आधार पर नहीं बदलता। फिर आर्थिक आयाम में 2008 की आर्थिक मंदी का उदाहरण शामिल किया। जब लेहमन ब्रदर्स डूबा, तब आर्थिक संकट ने अमीर और गरीब दोनों को प्रभावित किया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति, विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र के मूल सत्य किसी रंग को नहीं जानते। लेकिन यही निबंध समाप्त नहीं होता है दोस्तों। सत्य को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, जो कि इस निबंध शीर्षक का एक अन्य पक्ष है, यानी कि सामान्य रूप से विपक्ष है। लेकिन यही निबंध समाप्त नहीं होता है। अब दूसरा पक्ष लिखिए। यदि सत्य रंगहीन है, तो समाज में इतने विवाद क्यों है? इसका उत्तर है, सत्य नहीं बदलता, बल्कि उसे देखने वाली मानसिकता बदल जाती है। इसका पहला उदाहरण है सेमेलवाइज का। उन्होंने डॉक्टरों से केवल हाथ धोने की बात कही थी, क्योंकि इससे प्रसूता महिलाओं की मृत्यु कम हो रही थी। वैज्ञानिक प्रमाण उनके साथ थे, लेकिन वरिष्ठ डॉक्टरों ने, यानी कि जो रूढ़िवादी डॉक्टर थे, उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला समझा और उन्हें पागल घोषित कर दिया। यहाँ सत्य पर अहंकार का रंग चढ़ गया। इसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका का उदाहरण दीजिए। इस कंपनी ने लाखों फेसबुक उपयोगकर्ताओं का डेटा उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना एकत्र किया। फिर उस डेटा से लोगों की पसंद, नापसंद, डर और राजनीतिक झुकाव का विश्लेषण किया। इसके आधार पर हर व्यक्ति को अलग अलग राजनीतिक संदेश भेजे गए। यानी दो लोग एक ही चुनाव देख रहे थे, लेकिन दोनों को अलग अलग सत्य दिखाई दे रहा था। तथ्य वही थे, लेकिन एल्गोरिदम और डेटा के माध्यम से लोगों की धारणा बदल दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल युग में सत्य पर तकनीक और डेटा का भी रंग चढ़ सकता है। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक आयाम, 1975 के आपातकाल का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आपातकाल लागू होने के बाद प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। समाचार पत्र सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते थे। विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया और असहमति को दबाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, सरकार ने इसे अनुशासन पर्व कहा, जबकि लोकतंत्र के समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा आघात या हमला माना। दोस्तों, घटनाएं तो वही थी, लेकिन सत्ता ने सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करके सत्य पर सेंसरशिप का रंग चढ़ा दिया। अब दोस्तों, बात रही निष्कर्ष की। तो दोस्तों, निष्कर्ष को लिखते हुए मैंने विश्लेषण किया कि यहाँ किसी एक पक्ष को सही मत बताइए,
लिखिए कि सत्य रंगहीन है, लेकिन मनुष्य अपने पूर्वाग्रह, स्वार्थ, विचारधारा और सत्ता के कारण उस पर रंग चढ़ा देता है। इसलिए आवश्यकता सत्य को बदलने की नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि को निष्पक्ष बनाने की है। इसके लिए वैज्ञानिक सोच, यानी कि तार्किक सोच, आलोचनात्मक चिंतन, मीडिया साक्षरता, सूचना का अधिकार, पारदर्शी तकनीक और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना होगा। तभी सत्यमेव जयते केवल राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी सार्वजनिक जीवन का चरित्र बन सकेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये संरचना आपको समझ में आई होगी और अब इसी संरचना के आधार पर हमने इस निबंध को लिखा है। तो चलिए इस निबंध को पढ़ते हैं। इस निबंध की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि पहाड़ के बीच में सूर्योदय के दो चित्रों से की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में दो चित्रकार रहते थे। दोनों ने एक ही सूर्योदय का चित्र बनाया। पहले चित्रकार ने आकाश को सुनहरे रंगों से भर दिया, जबकि दूसरे ने बादलों की धुंध के कारण उसे दूसरे रंगों में उकेरा। गांव वाले इस बात पर बहस करने लगे कि सही चित्र किसका है। तभी वहां से गुजर रहे एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सूर्योदय न तो सुनहरा है और न ही धूसर, वह तो वही है जैसा प्रकृति ने उसे बनाया है। रंग तो केवल देखने वालों की दृष्टि में है। ठीक इसी प्रकार दूसरी कहानी, जैसे कि एक हाथी और पांच अंधे व्यक्ति। एक अन्य कथा में पांच अंधे व्यक्तियों ने हाथी को छूकर पहचानने का प्रयास किया। जिसने पैर छुआ उसने हाथी को खंबा कहा, जिसने सूंड छुई उसने उसे सांप बताया, और जिसने कान छुए उसने पंखा समझा। सभी अपने अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं को सही मानते रहे, जबकि संपूर्ण सत्य उन सबकी सीमित धारणाओं से कहीं अधिक व्यापक था। अब यहाँ पर हमें थीसिस देनी है। ये दोनों कथाएं एक ही गहन संदेश देती है कि मनुष्य प्राय सत्य को अपनी दृष्टि, अनुभव, विचारधारा, पहचान और पूर्वाग्रहों के रंगों से देखने लगता है। किंतु वास्तविकता यह है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता है। वह न किसी धर्म का होता है, न किसी राजनीति का, न किसी विचारधारा से जुड़ाव रखता है, और न ही किसी व्यक्ति से। सत्य तो केवल सत्य होता है, निष्पक्ष, सार्वभौमिक और प्रमाण आधारित। अब ठीक है, वैज्ञानिक आयाम देना है हमें, यानी कि वैज्ञानिक आयाम सत्य के पक्ष में, यानी कि सत्य का कोई रंग नहीं होता है, इसके पक्ष में। जब गैलीलियो की दूरबीन ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चर्च ने उसे धर्मद्रोह का रंग दिया। पर ग्रहों की कथाएं न तो कैथोलिक थी, न प्रोटेस्टेंट। उनका संदेश साफ था, सत्य और ब्रह्मांड का कोई रंग नहीं होता है। विज्ञान तभी मानवता को दिशा देता है जब तथ्य पर सत्ता का रंग न चढ़े। इसी प्रकार भारत में 2006 का वन अधिकार अधिनियम भी इसी सत्य को उजागर करता है। यहाँ न तो दल का प्रश्न था, न ही वोट का, बल्कि आदिवासी जीवन और वन संरक्षण की रक्षा का सवाल था। जब ग्राम सभाओं को जंगल पर अधिकार मिला, तो उन्होंने यह साबित किया कि सत्य और न्याय वही है जो सबसे वंचित को पहचान दे, और यह किसी जाति, क्षेत्र, दल या रंग का मोहताज नहीं था। इसी संदर्भ में कहा गया है कि कहीं भी होने वाला अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। अर्थशास्त्र के आयाम में भी सत्य रंगहीन दिखता है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, इसका प्रभाव जब लेहमन ब्रदर्स ढहा, तो बाजार ने यह नहीं देखा कि निवेशक अमेरिकी है या एशियाई, श्वेत है या अश्वेत। ऋण के बुलबुले का गणित सब पर समान रूप से टूटा। गरीब का होम लोन भी डूबा, अरबपति का पोर्टफोलियो भी। इस संकट ने स्पष्ट किया कि आर्थिक सत्य न तो वॉल स्ट्रीट की इमारत देखता है, न ही झुग्गी की छत। इसलिए बाजार के नियमों को पारदर्शिता और जवाबदेही के रंग से नहीं, तथ्य के श्वेत रंग से ही चलाना चाहिए। सत्य सार्वभौमिक तथा शाश्वत है। सत्य किसी व्यक्ति, जाति, रंग, वर्ग या राष्ट्र का बंधक नहीं होता। यह वही प्रकाश है जो हर युग में अज्ञान और अन्याय के अंधकार को चीरता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, इस धम्मो सनातनो। यह कथन इस विचार को पुष्ट करता है कि सत्य किसी परंपरा या सत्ता से परे है। उदाहरण के तौर पर गणित का शाश्वत सत्य। गणित यह सिद्ध करता है कि सत्य न तो किसी राष्ट्र, धर्म या रंग का बंधक है, और न ही इसे दबाया जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय भारत के गुरुकुल में भी वही है, और यूनान की अकादमी में भी वही। अमीर और गरीब, विकसित और विकासशील, सभी के लिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर ही है। विश्व का कोई छात्र नहीं है जो इसके प्रभाव से अछूता है। यही शाश्वत सत्य है। इसलिए सत्य का कोई रंग नहीं होता है, वह सब पर समान रूप से प्रभाव डालता है और अंततः स्वीकार भी किया जाता है। सत्य को अनदेखा किया जा सकता है, परंतु सत्य को नकारा नहीं जा सकता। जब 2018 में केरल में निपा वायरस फैला, तो संक्रमण ने धर्म, भाषा या आय देखकर हमला नहीं किया। शुरुआत में अफवाहों ने समाज को तोड़ा, पर डॉक्टर और नर्सें एक सुर में प्रोटोकॉल और आइसोलेशन की बात कर रहे थे।
साथ ही इस आपदा को साझा मानवीय चुनौती बता रहे थे। इस संकट के बाद पूरा राज्य एकजुट होकर जाति, धर्म, नस्ल से परे विज्ञान रूपी सत्य की वकालत, पारदर्शी डेटा और सहयोग की मांग कर रहा था। सत्य को खरीदा और बेचा दोनों ही नहीं जा सकता। कैग की रिपोर्ट इसका जीवंत उदाहरण है। 2G स्पेक्ट्रम हो या कोयला आवंटन, कैग ने सत्ता के सामने आंकड़ों का सत्य रखा। यह रिपोर्ट सत्ता और प्रभाव के खिलाफ जाकर सत्य और जवाबदेही के साथ खड़े होने का प्रतीक है। इसी संदर्भ में कहा गया है, सत्य हमेशा स्वतंत्र होता है, वह किसी व्यक्ति या व्यवस्था से बंधा हुआ नहीं होता। हालांकि समय समय पर सत्य का विरोध करने वाली शक्तियों का भी उद्भव होता है, यानी कि हमारा द्वितीय पक्ष, विपक्ष इसमें शामिल होगा। इतिहास स्वयं इस बात का साक्षी है कि जब जब सत्ता या बहुसंख्यक समाज ने अपने पूर्वाग्रहों को सत्य घोषित किया, तब तब असली सत्य को दबाने का प्रयास हुआ। इसका सजीव चित्रण सेमलवाइज का जीवन है। सेमलवाइज ने जब प्रसूति वार्ड में डॉक्टरों को हाथ धोने को कहा, तब युवा चिकित्सक विज्ञान के तर्क से सहमत होने लगे, लेकिन रूढ़िवादी वरिष्ठ वर्ग ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला माना और उन्हें पागलखाने भेज दिया। बहुसंख्यक चिकित्सा समाज ने असली सत्य को अपने अहम के रंग से ढक दिया। इसी तरह सत्य के साथ समझौता की घटना हमें भारत में भी देखने को मिलती है। आपातकाल, जिसमें प्रेस की आजादी पर सेंसर चला, अनुशासन पर्व कहकर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की। इस काल में स्पष्ट है, सत्य का रंग साफ था, लोकतंत्र का गला घोटना। लेकिन सत्ता ने अपने स्वार्थ के लिए सत्य के साथ समझौता किया और रेडियो पर केवल एक ही सुर गूंजा। इसलिए ये बात सही भी लगती है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। अब यहाँ तक हमने दोनों पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली है। जहाँ पहले पहलू में हमने यह देखा कि सत्य का कोई रंग नहीं होता है, अर्थात सत्य सभी के लिए समान है, तो वहीं दूसरे पहलू में हमने जाना कि सत्य का रंग होता है, इसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी शेष रह जाता है कि सत्य को कब तक और किस कीमत तक प्रभावित किया जा सकता है। इसका जवाब है कि सत्य को प्रभावित किया जा सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण में दिखाया गया है कि कैसे डेटा का दुरुपयोग कर मतदाताओं की राय को रंगा गया। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग को सोशल मीडिया पर बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया, जिससे जनता उसे तुरंत सच मानने लगी। एल्गोरिदम और प्रचार की इस प्रतिक्रिया ने चुनावी प्रक्रिया पर भी दबाव बनाया और तथ्यात्मक बहस छुपने लगी। इस घटना में स्पष्ट है कि सत्य का रंग था मतदाता की स्वायत्त पसंद, लेकिन सत्ता, पूंजी और तकनीक की ताकत ने सत्य के साथ समझौता करवा दिया। आज तकनीक पर बढ़ती हमारी निर्भरता के दौर में डेटा शस्त्रीकरण और विकृत नैरेटिव ने समाज में लोकतांत्रिक सत्य प्रभावित कर रखा है, लेकिन अंततः विनियमन और जागरूकता उजागर होकर न्याय की राह खोलते हैं। ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार एल्गोरिदम पूर्वाग्रह एक प्रमुख वैश्विक जोखिम है, जिसे एआई और सर्च रिजल्ट के माध्यम से विकृत कर पेश किया जा सकता है। इसके समाधान हेतु हमें सहयोगात्मक, समाधानात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन व मीडिया साक्षरता जागरूकता अभियान, त्वरित साझा करने से बचना, स्वतंत्र नियामकों को मजबूत करना इत्यादि प्रयास करने होंगे। तभी सत्य किसी रंग, विचारधारा और सत्ता के दामन से नहीं बंधेगा और अपनी सार्वभौमिकता खोने से बच पाएगा। अंततः हम पाते हैं कि सत्य का कोई रंग नहीं होता। यह हर जाति, वर्ग, राष्ट्र और धर्म से परे सार्वभौमिक और शाश्वत है। परंतु समाज और सत्ता अक्सर उस पर अपने रंग चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है कि असली सत्य देर से ही सही पर टिकता है। चाहे गैलीलियो हो, सेमलवाइज हो या आरटीआई से निकला दस्तावेज, सत्य ने अपना रंगहीन स्वरूप ही साबित किया है। और जैसा कहा भी गया है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए कुछ अंतिम पंक्तियां हैं मेरी, जो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगली बार जब कोई आप न्यूज़ देखो, कोई वायरल पोस्ट पढ़ो या कोई नेता भाषण दे, तो बस एक सवाल पूछना, क्या मैं सत्य देख रहा हूँ या सत्य पर चढ़ा हुआ कोई रंग? दोस्तों, यही सवाल एक अच्छे नागरिक की पहचान है और यही सवाल यूपीएससी में आपको बाकी उम्मीदवारों से अलग खड़ा करेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज का निबंध और निबंध की संरचना आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए जुड़े रहें अभ्यर्थी डायरी से।